हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी एस्पायरेंट के लिए जो एएलपी का फॉर्म या तो भर चुके हैं या फिर फ्यूचर में भरने वाले हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको अभी प्रिपेयर कराने होंगे। यानी कि जब आप लोग फॉर्म भरेंगे उस टाइम पर आपको इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और सही फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं, क्योंकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना आए। देखो, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि 2018 से मैं ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई सभी वैकेंसीज को मैंने कवर किया है। और जो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर चुके हैं पास्ट में, वो आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। किस डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, किस फॉर्मेट में बनवाना है, कैसे बनवाना है, पूरी जानकारी मैं आपको इस छोटे से वीडियो में देने वाला हूं। एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से स्टडी गाइड के नाम से आती है। अगर आप लोग एएलपी के स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन और साथ में 2 सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वांटिटी विद क्वालिटी देखने को मिल जाते हैं। इस एक सिंगल बुक से आप सीबीटी 1 की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, इस स्टडी गाइड के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट बुक भी ले सकते हैं, जहां पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 35 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर। तो इन दोनों बुक की मदद से आप एएलपी सीबीटी 1 की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इनको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको ले सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सवाल रिपीटेडली पूछा जा रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट के द्वारा कि सर मेरा अभी आईटीआई रनिंग में चल रहा है, मेरा डिप्लोमा भी रनिंग में चल रहा है, फाइनल मार्कशीट मेरे पास नहीं आई है, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो पहले मैं इसी सवाल का जवाब आपको दे देता हूं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे विल फुलफिल ऑल द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट सीएन। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि सीधा सा मतलब समझो, अगर आप लोग अपीयरिंग में हो, यानी कि आपका आईटीआई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल था, सर मेरा कंप्लीट हो गया बट मेरे पास फाइनल जो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, बीटेक का, वो नहीं है। तो भी देखो, यहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तो सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होता है, और जिस डेट में नोटिफिकेशन आया है उससे पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। यानी कि यहां पर 2 ही कंडीशन बनती है, अपीयरिंग, नॉन अपीयरिंग। तो अगर आप किसी भी तरह से अपीयरिंग में हो तो आप यहां पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा है, आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, तो आप बेशक यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर 1 पर जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th के डॉक्यूमेंट। देखो, 10th के 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होती है मार्कशीट और एक बोलते हैं सर्टिफिकेट, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी में सनद बोला जाता है। तो ये सनद और ये आपका जो मार्कशीट होती है जिसमें आपके मार्क्स होते हैं, ये दोनों 10th के आपके पास होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए? क्योंकि देखो, जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो नाम वगैरह मैच होते हैं, आपका नाम, फादर का नाम, वो आपकी 10th की मार्कशीट से ही मैच होता है। और क्योंकि यहां पर एएलपी में जो मेन क्वालिफिकेशन है वो 10th ही है, 10th के साथ आईटीआई, 10th के साथ डिप्लोमा, 10th के साथ बीटेक, यानी कि 10th का डॉक्यूमेंट तो सभी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट को नीडेड होने वाला है। चाहे आप यूआर से हैं, ओबीसी हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं, तो 10th के आपके जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास होने चाहिए। अब इसी में दूसरा पॉइंट समझ लो, 10th के डॉक्यूमेंट आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें नाम भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है मार्कशीट में, फिर वो क्या करते हैं, जब डीवी उनका हो जाता है या डीवी के आसपास वो होते हैं, उस टाइम पर उनको ध्यान जाता है कि मेरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अभी आपकी है तो आप उसको अभी से करेक्ट कराने का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। बाकी 10th का जो रोल नंबर है वो आपका यहां पर फिल होगा, तो वो तो आपका करेक्ट ही होगा। नाम वगैरह की स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है तो उसका प्रोसेस आप लगा दीजिए, क्योंकि डीवी से पहले वो आपको ठीक कराना पड़ेगा। तो ये एक सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जो सभी के पास होना चाहिए। उसके बाद जो 2 नंबर पे डॉक्यूमेंट है वो है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं 10th प्लस आईटीआई के बेसिस पर, या आप लोग 10th प्लस डिप्लोमा के बेसिस पर, या बीटेक के बेसिस पर भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन का जो डिप्लोमा डिग्री है वो आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। प्रॉपर फॉर्मेट इन द सेंस कोई नाम वगैरह उसमें मिस्टेक ना हो। अगर आईटीआई है तो आईटीआई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, बीटेक है तो बीटेक। ये भी सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के एलिजिबल है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का कोई रोल नहीं है, मार्क्स वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं है, कितने भी आपके मार्क्स है,
लेकिन ये सर्टिफिकेट भी आपके पास ओरिजिनल और प्रॉपर फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल कहीं गुम हो गया है, तो उसकी कॉपी आप लोग निकलवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से या स्कूल से, जहां से भी निकलती है, तो ये भी आपके पास होना मैंडेटरी है। उसके बाद जो तीसरा यहां पर डॉक्यूमेंट है वो है आपका ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अभी लास्ट में मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले समझ लो, अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी में भी दो कैटेगरी आती है। एक आती है आपकी नॉन क्रीमी लेयर और दूसरी सीएल आती है, जिसको क्रीमी लेयर बोलते हैं। यहां पर बेसिकली सीन क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होती है। ठीक है, तो अगर आपके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है तो आप एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तहसील से, कचहरी से जाके ये बनता है, ऑनलाइन मोड में बनता है। ये सेंटर के फॉर्मेट में आपको बनवाना है। फॉर्मेट अभी आपको मैं दिखा दूंगा, लेकिन अगर आप बनवाने भी जाएं तो आपको बोलना है कि भाई सेंट्रल फॉर्मेट का मुझे बनवाना है, और आप चाहे तो जो फॉर्मेट में एंड में दिखाऊंगा इस वीडियो में वो दिखा के भी बनवा सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जब आप ये बनवाने जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाए या पुराना सर्टिफिकेट मांगा जाए, तो वो आपको लेकर जाना होता है। साथ ही में एक चीज बता दूं, ओबीसी का जो एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है ये 1 साल तक ही वैलिड रहता है। तो देखो, अगर अभी आप फॉर्म भरने जा रहे हो एएलपी का, तो सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट उठा के देख लो, क्योंकि यहां पर जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे और अगर वो 1 साल से पुराना हुआ तो आपको दिक्कत आ सकती है। उसमें डेट चेक कर लो, अगर वो 1 साल से पुराना अभी नहीं हुआ है तो आप उसको इस फॉर्म में लगा सकते हो। हालांकि बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप नया बनवा के दिखा सकते हो, क्योंकि फिर कंडीशन ये बन जाएगी कि जब आपने फॉर्म भरा था तब ये वैलिड था। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका ओबीसी का एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना हो चुका है, तो सबसे पहले वो अपनी तहसील कचहरी में जाए, वहां पर एक नया सर्टिफिकेट अप्लाई करे। 3 से 4 दिन में ये बन के आ जाता है ऑनलाइन मोड में, और जब वो बन के आ जाए उसके आधार पर ही आप फॉर्म भरे, ताकि आपको आगे डीवी के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। देखो, ये बहुत ही अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्मली ऐसा आपको बड़े बड़े चैनल्स नहीं बताएंगे जो सिर्फ कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करते हैं। छोटे चैनल्स ही इन चीजों को कवर करते हैं। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट ने फेस की है पास्ट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ओबीसी वाले खास ध्यान रखें, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो एक फ्रेश अपना सर्टिफिकेट बनवाएं, 1 साल से ज्यादा पुराना बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद जो फोर्थ हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो है एससी और एसटी वालों के लिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको भी कास्ट के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। फॉर्म भरते टाइम आपका कास्ट सर्टिफिकेट का पीडीएफ भी अपलोड करना होगा। तो देखो, अब यहाँ पे सवाल उठता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट अभी आपको मैं दिखा दूंगा। वैसे आपको भी सेंट्रल फॉर्मेट में ही बनवाना है, रेलवे का जो सेंट्रल फॉर्मेट होता है उसी में आपको बनवा लेना है। अगर आपने पहले से बनवाया हुआ है तो आपको नया बनवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, चाहे वो 3 साल 4 साल पुराना भी है तो भी वो आपका चलता है। तो यहां पर आपको नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके पास पुराना है। अगर आपके पास पुराना नहीं है तो आप सेंट्रल फॉर्मेट का नया जरूर बनवाइए, या फिर अगर आपके पास स्टेट वाला है तो वो यहां पे नहीं चलेगा। रेलवे में आपको सेंट्रल फॉर्मेट का ही बनवाना होगा, जो कि इजीली 2 से 3 दिन में बन जाता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये एससी एसटी वालों के लिए मस्ट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको ट्रेवल पास मिलेगा, इसी के आधार पर आपको एससी एसटी का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। उसके बाद जो फिफ्थ हमारा डॉक्यूमेंट है ये है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको कौन कौन बनवाएगा मैं आपको बता दूं। देखो, इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता सबसे पहले पड़ती है ईबीसी। अगर आप फॉर्म भरते टाइम ईबीसी पे टिक करते हो, जब आप ईबीसी पे टिक करते हो तो ईबीसी से आपकी फीस हो जाती है 250 रुपए। यानी कि अगर आप यूआर ओबीसी से हैं और आप ईबीसी पे टिक कर देते हो तो 250 रुपए फीस हो जाएगी। फीस में आपको कंसेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ईबीसी से फॉर्म भर देते हो तो आपको इसका कोई अदर बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ फीस में कंसेशन मिलेगा, काम खत्म। मान लो कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपने ईबीसी में ये फीस का कंसेशन ले लिया, ठीक है, आपकी फीस आधी हो गई, आगे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपकी कट ऑफ भी ओबीसी में आएगी, सारी चीजें आपको ओबीसी में मिलेगी। लेकिन फिर डीवी के टाइम पर आपको जो है एक इनकम सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और वो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगते हैं 50,000 से कम का। देखो, यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है क्लियरली कि जो ईबीसी है उसमें 50,000 तक का इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। पूरे परिवार की आय अगर 50,000 तक है तो ही आप ईबीसी में काउंट होगे। ठीक है, तो ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये किन्हें बनवाना है, सिर्फ और सिर्फ ईबीसी वालों को ये बनवाना होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी किसी को भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप थोड़े भी कैपेबल हो तो पूरी फीस जमा करके नॉर्मल अप्लाई करो, ईबीसी के झंझट में मत पड़ो, क्योंकि 50,000 का ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बात आप भी समझ सकते हैं। अगर किसी परिवार में 4 से 5 मेंबर है तो 50,000 तो आराम से वो लोग कमा ही लेते हैं, इसलिए यहां पर इसको बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ईबीसी वाले बच्चे इस बात पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें।
उसके बाद जो यहाँ पर 6th डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आपको बता दूं, वो रहेगा आपका आधार कार्ड। ठीक है, ये भी सभी के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आधार कार्ड मैं यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों के आधार कार्ड में या तो एड्रेस गलत होता है, किसी ने घर चेंज किया है तो वो एड्रेस पुराना होता है। ऐसी दिक्कतें मैंने देखा है कि पास्ट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, या किसी स्टूडेंट का जो है उसमें मोबाइल नंबर अलग होता है, नेम वगैरह की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। तो देखो, आधार कार्ड का वैसे तो मेन होता है आपका नंबर, आधार कार्ड नंबर आप फॉर्म भरते टाइम वहाँ पे दे देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपको लगता है आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको आप लोग करेक्ट करा लेना, और उसको करा लेना 10th के बेसिस पर। 10th के सर्टिफिकेट में जो भी आपके फादर नेम की स्पेलिंग है या आपके नेम की जो भी स्पेलिंग है वही आप आधार कार्ड में करा लेना। ठीक है, और वही आपके आगे तक काम आएगी। तो ये सभी कैटेगरी वालों को ध्यान देना है, चाहे आप यूआर हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, सभी के लिए यहाँ पर ये मैंडेटरी है। इसी के साथ मैं आपको मेंशन कर दूं फोटो। ठीक है, कम से कम 50 फोटो अपनी लेटेस्ट बनवा लेना अभी से, वाइट बैकग्राउंड वाली, और उसी को फॉर्म अप्लाई करते हुए दे देना। फिर होगा क्या, अप्लाई करने के बाद जब आप आगे एडमिट कार्ड आएगा वही फोटो यूज करना, आगे फिर CBD2 में फिर वही फोटो यूज करना, डीवी में, मेडिकल में, CBAT में, सभी में आपको वही फोटो यूज करनी है। क्योंकि रेलवे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सेम फोटो मांगते हैं और फिर सेम फोटो स्टूडेंट के पास नहीं होती है। तो अभी से अपनी एक फ्रेश फोटो खिंचवा लेना, पुरानी फोटो मत लगाना, मैं सजेस्ट करूंगा। बिल्कुल फ्रेश फोटो फ्रंट से व्हाइट बैकग्राउंड के साथ खिंचवा लेना और उसी के 50 कॉपी बनवा के रख लेना। उसके बाद जो यहाँ पर 7th नंबर पे डॉक्यूमेंट है वो है EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आप लोगों को पता ही होगा, यूआर कैटेगरी वालों के लिए 10% का रिजर्वेशन EWS के थ्रू आता है। तो अगर आपके पास EWS नहीं है, आप EWS में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको पहले ही बनवाना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि बाकी फिर आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम इसको लेकर भी आती है। और लास्ट हमारा यहाँ पर जो 8वां डॉक्यूमेंट है वो है कि अगर आप लोगों ने 10th की मार्कशीट में या अपनी टेक्निकल डिग्री की मार्कशीट में, डिप्लोमा में अगर नाम वगैरह कोई चेंज कराया तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसको गजेटिव नोटिफिकेशन भी बोलते हैं। तो जहां से भी आपने नाम चेंज करा, मान लो कि 10th में आपने कुछ नाम वगैरह बाद में चेंज कराया, स्पेलिंग वगैरह चेंज कराई, तो उसके लिए भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होता है। ये हमारा 8th डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये भी अभी से बनवा लेना, क्योंकि इसके बनने में काफी ज्यादा टाइम कई बार लग जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये 8 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं और इनको जो है अभी बनवा लेना। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर EBC के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक सवाल यहाँ पर स्टूडेंट का था, सर लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग ईमेल एंड फोन ट्राई किया बट ईमेल रिटर्न हो जा रहा है एंड कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। देखो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है कि जो लेटरल एंट्री वाले डिप्लोमा स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने आपको कहा था कि उसी में जो FAQ जारी हुआ है रेलवे की तरफ से, उसी में एक मोबाइल नंबर और ईमेल ID है, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट करें। तो देखो, मैं तो यही कहूंगा अभी भी कि जब तक ऑफिशियल जवाब आपको नहीं मिलता है तो आप ट्राई करते रहे उस नंबर्स को। बाकी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि आपका जो है लेटरल एंट्री एलिजिबल होगा या नहीं होगा। हालांकि 2018 में एलिजिबल हुए थे, तो मैक्सिमम चांसेस हैं एलिजिबल होने चाहिए इस बार भी। बाकी एक बार आप लोग RRB से कंसर्न जरूर करें और लगातार कॉल्स वगैरह करते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को जवाब मिला है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए। बाकी नोटिफिकेशन में क्लियरली यही लिखा हुआ है कि 3 ईयर डिप्लोमा मैंडेटरी है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब फॉर्मेट आप लोग देख लो, ये है आपका EBC का फॉर्मेट। अगर आप लोग यहाँ पर EBC के लिए अप्लाई करते हैं, EBC में अप्लाई करते हैं, फीस कंसेशन लेते हैं, तो ये फॉर्मेट आपको बनवाना है। चाहे तो आप इसी को प्रिंट आउट करा के इसी पे बनवा लो, या फिर इसी फॉर्मेट को दिखा के वहां पे आप लोग बनवा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये वाला है हमारा EWS का। ठीक है, EWS का फॉर्मेट ये रहेगा। ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, वहां पर भी आप लोग देख लेना। OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट ये होता है सेंट्रल फॉर्मेट का। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो ये वाला आपको बनवा लेना है और तभी आपको जो है अप्लाई करना है। SC ST का ये वाला फॉर्मेट होता है सेंटर का, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो ये जरूर बनवा लेना। साथ ही मैं फिर से आपको बता दूं, ये सारे फॉर्मेट्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। वैसे ये नोटिफिकेशन में भी दे रखे हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारे डाउट बारीकी से क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है। इसके बाद भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलने वाले हैं।